वंदे मातरम। प्यारे युवा वर्ग के न्यारे प्रतिनिधि बंधु एवं प्यारे महानुभावगण, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग, सक्रिय, खुश मिजाज और बहुत ही बढ़िया होंगे। आइए तथ्यों के महासागर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी को लेकर के प्रस्तुत हूं और इस सेशन में हम जुड़ेंगे उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है योग। जानते हैं कि हर दिवस हर लम्हा बेशकीमती होता है, हर दिवस हर लम्हा बेशकीमती होता है यदि उसे करीब से देखा जाए तो आज का दिवस योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह दिवस इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जीवन में यदि याद किया जाए, इसको स्मृति पटल पर लाया जाए और जीवन में उपयोग किया जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज हम योग दिवस के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे कि योग की शुरुआत कब से हुई, योग क्या है और उसके जो बुनियादी तौर तरीके हैं वो क्या हैं, जिससे आप स्वस्थ रह सकें और सजग सक्रिय रह सकें। तो आइए योग के संदर्भ में तथ्य है कि योग जो है सो युज धातु से बना है। योग युज धातु से बना है, जिसे हम जुड़ना कहते हैं या एकता की एकजुट होना कहते हैं। योग जो है सो युज धातु से बना है, युज धातु से बना है ना। युज धातु जिसका अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना, और युज शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द है। तो ये योग जो है सो योग की शुरुआत एक तरह से पतंजलि के द्वारा की गई है और उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की भूमिका जिन्होंने निभाई है वे हैं योग गुरु रामदेव बाबा। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान रहा है, जो कि 27 दिसंबर 2014 ईस्वी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा इसे, और विश्व के 177 देशों ने इसका स्वागत किया। और प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया गया, जो कि ऐतिहासिक रहा। और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष हम योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और यह पूरा विश्व इस दिवस को मनाता है। भारत में बड़ी ही सजगता के साथ और जागरूकता के साथ इसे मनाया जाता है। तो योग क्या है, इससे संबंधित तथ्य है कि योग की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाती है। योग की प्रक्रिया प्राणायाम के तहत हम शुरू करते हैं। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, हमारे प्राणों का आयाम कैसे मिले, इसे आराम कैसे मिले, यह बिल्कुल जो है सो स्वस्थ कैसे रहे, ये इसकी तंदुरुस्ती कैसी बनी रहे, इसकी जिक्र इसमें मिलता है और इसको धारण करते हैं तो बिल्कुल हम स्वस्थ भला चंगा रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं ये मुख्य रूप से 3 क्रियाएं हैं। प्राणायाम की 3 क्रियाएं हैं, जिनमें से पहली क्रिया है पूरक। पहली क्रिया को पूरक कहते हैं, दूसरी क्रिया को कुंभक कहते हैं और तीसरी जो क्रिया है वह रेचक है। अब पूरक का मतलब क्या है? पूरक का मतलब ये है कि सांस को हम अंदर ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो कुंभक का है उसको अंदर धारण करते हैं, अंदर रोक कर रखते हैं, और रेचक का मतलब है कि उसको पुनः बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम 3 क्रियाओं में पूर्ण होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। जहाँ तक इसके अनुपात की बात है, जो सटीक अनुपात है, यह जो कुंभक पूरक है 1-4-2, अर्थात पूरक 1 का 1 है और चरगुना जो है सो कुंभक का है और दुगुना रेचक का है। तात्पर्य यह है कि यदि पूरक की क्रिया करते हैं, सांस लेने की क्रिया करते हैं, तो जितना समय लगता है उस समय का चौगुना हम अंतःकरण में धारण करते हैं, अंदर धारण करते हैं, फेफड़े के अंदर धारण करते हैं,
और जितना सांस लेने में समय लगता है उससे दुगुना समय प्राणवायु को बाहर निकालने में हम समय देते हैं। तो इस तरह से जो प्राणायाम की चक्र है, एक चक्र पूरा होता है सांस लेना, अंदर धारण करना और उसे छोड़ना, इन तीनों क्रियाओं को मिला करके एक चक्र पूरा होता है। ये तीनों क्रियाएं मिलती हैं, इसी को हम अनुलोम विलोम की क्रिया के नाम से जानते हैं। और अनुलोम विलोम क्रिया शुरू कब करते हैं? जब पूर्णतः हम श्वसन की क्रिया सामान्य रूप से कर लेते हैं, तब हम अनुलोम विलोम की क्रिया शुरू करते हैं, तो उससे हमें लाभ ही लाभ होता है। अब देखते हैं कि जो कुंभक है, इस विचार से जुड़े हम कि कुंभक क्या है, रेचक क्या है और पूरक क्या है। स्पष्ट हो गया कि पूरक क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं। और पूरक में यदि समय x लगता है तो रेचक में यानी सांस को बाहर करने में 2x सेकेंड लगेगा और सांस को छोड़ने में, सांस को अंदर रखने में, धारण करने में 4x का समय लगेगा। यानी समझ लिए कि पूरक करते समय यानी सांस लेते समय यदि x सेकेंड का समय लगता है, तो रेचक करते समय यानी सांस को छोड़ते समय 2x का समय लगेगा और कुंभक करते समय यानी सांस को रोकने में कितना समय लगना चाहिए? 4x का समय लगेगा। तो इस तरह से यदि पूरक में x सेकेंड तो रेचक में 2x सेकेंड और कुंभक में 4x सेकेंड। यदि हम चाहें तो प्रारंभिक स्तर पर यदि सीख रहे हैं इसे, तो हमारा जो अनुपात होगा वह 1:1:2 का हो सकता है। 1:1:2 का प्रारंभिक स्तर पर अनुपात हमारा हो सकता है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर में कोई परेशानी ना हो, आराम से आप करें। यह क्रिया ऐसी है कि बिल्कुल सामान्य रूप से आपको करना है एकदम। तो यह अनुपात प्रारंभिक स्तर पर शुरुआत करते हैं तो यह अनुपात क्या होगा? 1:1:2, 1:1:2। अर्थात पूरक यदि x है तो कुंभक भी x होगा और रेचक जो होगा वह 2x होगा। यानी जितना समय हम सांस प्राणवायु को लेने में लगाते हैं उतना ही समय अंतः कुंभक करें यानी अंदर धारण करें और उससे दुगना समय में हम बाहर करें। तो ये हुआ प्रारंभिक स्तर पर। लेकिन जो वास्तविक अनुपात होता है वह अनुपात क्या होता है? पूरक कुंभक और रेचक का, पूरक कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होता है? 1:4:2। तो इस तरह से पूरक जो है सो यदि 4 सेकेंड है तो अंतः कुंभक कितना हो जाएगा? 16 सेकेंड हो जाएगा और रेचक कितना हो जाएगा? वह जो है सो 8 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरक, रेचक और कुंभक की प्रक्रिया को समझ लिए होंगे बिल्कुल सही ढंग से। अब चलते हैं नाड़ी की पहचान। नाड़ी की पहचान हम कैसे करते हैं आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमारी नाड़ी कितने प्रकार की होती है और उसका क्या महत्व होता है। पहले है सूर्य नाड़ी। नासिका के दाहिने जो छिद्र है उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। जैसे सूर्य नाड़ी है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं पिंगला नाड़ी। सूर्य नाड़ी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? पिंगला नाड़ी कहते हैं। और यह हमारी दाईं नासिका होती है। दूसरी नासिका का छिद्र है चंद्र नाड़ी, जिसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी को क्या कहते हैं? ईड़ा नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी ही ईड़ा नाड़ी कहलाती है। तो यह जहाँ तक इसकी प्रकृति की बात है, प्रकृति के संदर्भ में तथ्य है कि सूर्य नाड़ी उष्णता का परिचायक होती है, यानी उष्ण ऊर्जा गतिविधि से संबंधित सूर्य नाड़ी होती है। और चंद्र नाड़ी को शीतल ऊर्जा गतिविधि से संबंधित माना जाता है। तो यह जो है सो चक्र जो अभी बता चुके हैं कि चक्र क्या होता है। एक चक्र कब होता है? जब हम रेचक पूरक की क्रिया करते हैं, फिर कुंभक की क्रिया करते हैं और रेचक की क्रिया करते हैं, तो ये एक चक्र होता है। एक चक्र करने में 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों क्रियाएं से गुजरते हैं तो एक चक्र होता है। और प्राणायाम जब करेंगे तो प्राणायाम करने से फायदा क्या होता है कि शरीर, मन और भावनाओं को यह संतुलित करता है। और प्राणायाम के तहत जो है सो सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है वह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप करेंगे तो अनुलोम विलोम
कि दो प्रक्रियाएं होती हैं। दो प्रक्रियाओं में एक के तहत हम पहली प्रक्रिया के तहत हम क्या करते हैं, सूर्य नाड़ी से पूरक करते हैं। सूर्य नाड़ी से हमारा जो दायां नासिका है सूर्य नाड़ी, इससे हम पूरक की क्रिया करते हैं, बाएं को बंद किए रहते हैं और सूर्य नाड़ी से हम सांस यानी प्राणवायु लेते हैं और कुंभक करते हैं, फेफड़े के अंदर उसे धारण करते हैं, फिर उसे बाएं नासिका यानी चंद्र नाड़ी से उसे बाहर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से एक चक्र पूरा होता है। तो सूर्य नाड़ी से प्राणवायु को ग्रहण करना और कुंभक करना, फिर रेचक करना, यह 8 चक्र होना चाहिए। फिर चंद्र नाड़ी से शुरुआत करते हैं। बी के तहत क्या है, चंद्र नाड़ी से हम शुरुआत करते हैं। चंद्र नाड़ी से पूरक, कुंभक और रेचक क्रिया करते हैं और इस क्रिया को भी 8 बार करते हैं तो हमारा ये अनुलोम विलोम पूरा हो जाता है। और अनुलोम विलोम करने से फायदे क्या हैं, बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं, नंबर 1 जो है सो यह कम करता है क्या क्या, तनाव और चिंता को, ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को ये कम करता है और तनाव चिंता से आपको दूर करता है। सुधार भी करता है। सुधार क्या करता है, कंसंट्रेशन में सुधार करता है, एकाग्रचित्ता बनती है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई तपस्वी हो, कोई भी व्यक्ति हो, एकाग्रचित्ता उनके अंदर बनती है इस अनुलोम विलोम से। कंसंट्रेशन में सुधार होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। स्मरण शक्ति यानी कुछ भी चीज को याद करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती है अगर अनुलोम विलोम हम प्रतिदिन करते हैं तो। तीसरी फायदा क्या यह हमें लाभ पहुंचाता है कि हेल्दी बनाता है। हेल्दी बनाता है, क्या क्या चीज हेल्दी बनाता है, त्वचा को स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है, बालों को और शरीर को, यानी शरीर को स्वस्थ बनाता है, इसके तहत बालों को स्वस्थ करता है और त्वचा में निखार लाता है। तो इस तरह से अनुलोम विलोम और प्राणायाम जो है सो बहुत जरूरी है। इसके अलावे आप भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम ये सब करके बिल्कुल शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग दिवस के अवसर पर ये जरूर प्रण लें कि हम प्रतिदिन योग करेंगे और निश्चित रूप से अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। तो योग के तहत शारीरिक योग और मानसिक योग दोनों का हम प्रयोग करेंगे। शारीरिक योग में कुछ जो व्यायाम है जो आवश्यक है शरीर को दुरुस्त रखने के लिए उसको करेंगे, और मानसिक योग में ये जो है सो प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, उज्जैनी प्राणायाम है, उज्जैनी है, शीतली प्राणायाम है, ये सब कुछ प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है। इसे करेंगे तो बिल्कुल हम स्वस्थ भला चंगा रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो आशा है कि ये योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें ताकि और भी इसे लाभान्वित हो। पुनः अगले सेशन में मिलते हैं नए तथ्यों के साथ, नए